उत्तर प्रदेश की शिवांगी गोयल ने यूपीएससी में 177वीं रैंक हासिल की है। घरेलू हिंसा का शिकार होने के बावजूद भी उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की। फर्स्टली सबसे पहले अगर मैं क्योंकि क्लियर कर पाई तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं कि मेरी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, गॉड की ब्लेसिंग्स, उसकी वजह से मैं ये अचीवमेंट हासिल कर पाई, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड सेकेंडली आपका क्वेश्चन जो था कि एज अ मदर मतलब कि मैं मेरे लिए कितना चैलेंजिंग रहा, तो यस थोड़ा सा चैलेंजिंग था। पर मेरी यहाँ पे फैमिली ने मुझे बहुत हेल्प किया था। मेरी मम्मा पापा एंड मेरे ब्रदर एंड भाभी ने मुझे कंप्लीटली सपोर्ट किया था कि मैं अपनी एजुकेशन पे अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाऊँ। एंड यस बीच में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती थी तो मैनेज हो जाती थी, तो इस तरीके से आई मैनेज्ड इट। एक माँ के लिहाज से तैयारी करना कितना मुश्किल होता था? इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हर एग्जाम में रायना, माई डॉटर्स नेम इज रायना, वो बीमार हो जाती थी। पर लेकिन यूपीएससी की स्टडी इज नॉट एक दिन की स्टडी नहीं है। तो मैं अपने आप को यही समझाती थी कि मैं एक दिन पढ़ के ये एग्जाम तो तब भी नहीं क्लियर करूंगी। सो इट हैज बीन द हार्ड वर्क ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, 2-3 सालों से, क्योंकि मुझे आई वॉज वेरी क्लियर बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही मुझे पता था कि आई एम अ मदर एंड ये वाली प्रॉब्लम्स आई यूज्ड टू फोरसी, आई यूज्ड टू प्लान थोड़ा सा अहेड कि ये आ सकता है, 1 और 2 डेज मेरा इसमें जाएगा एंड मेरे को उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो मैं इसलिए जब मेरे पास टाइम होता था, जब मैं थोड़ा सा एवरीथिंग यूज्ड टू बी अच्छा होता था जब, तो मैं उस टाइम पे ज्यादा पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था कि देयर विल बी सम, मैं दूसरे स्टूडेंट की तरह नहीं हूँ एंड मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मैं जब मेरे पास टाइम होता था मैं उस टाइम का सबसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है मैं वो करती थी। सो बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट। शिवांगी, आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी मुश्किल भरी रही है। ऐसे में आपको तैयारी करने में इससे कितनी दिक्कत हुई? सी बेसिकली मैं इन जो मेरी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स आई भी थी, जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि नहीं अब मैं यूपीएससी फिर से 100% डेडिकेटली दूंगी, तब मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं इसको अपने साथ जो मेरा पास्ट है पर्सनल लेवल पे कभी नहीं लेके जाऊंगी। आई विल टेक इट एज अ कॉज, अ लार्जर देन माई सेल्फ, कि मैं अपने से थोड़ा सा उठ के, क्योंकि मैं अपने स्टडीज के टाइम पे भी न्यूज़पेपर हमारा डेली पार्ट होता है हमारी ये सिलेबस का, तब मैं उसमें भी पढ़ती थी एंड मैं सिमिलर केसेस में थोड़ा देखती थी कि बहुत सारे केसेस में बहुत दुख की बात होती है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं एंड तो मेरे को बहुत दुख होता था। मुझे इनफैक्ट ये लगता था काश मैं उन्हें जाके बता पाऊं कि नहीं ये एंड नहीं है, मैं बाहर निकल पाई हूँ एंड अब मैं उस जगह से ज्यादा यहाँ पे आई एम बेटर, आई एम हैप्पियर। एंड एक मैं इतने पॉजिटिव गोल को अपने सामने रखा है, और मैंने इतना बड़ा गोल अपने सामने इसलिए रखा था कि वो मेरी पूरी एनर्जी उसी में रखे, अपने साथ लेके चले। तो मेरे को जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मुझे उस दिन बहुत मोटिवेशन मिलता था कि नहीं मेरे को एक एग्जाम्पल सेट करना है। एंड उस दिन मैं ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि मेरी सक्सेस ही एक अपने आप में एक एग्जाम्पल होगा। बहुत सारी लड़कियां हैं जो शायद गलत रिलेशनशिप्स में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन, किसी भी रीजन से कहीं ना कहीं जूझ रही है। तो अगर मेरी सक्सेस आज मैं उनको भी किसी भी तरीके से, छोटी से छोटी तरीके से भी मैं उन्हें इंस्पायर कर सकूं, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत खुशी की बात। शिवांगी, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, न कहीं खुल के बोल पाती हैं, ऐसे में वो टूट जाती हैं। लेकिन आपने इन मुश्किल हालातों का कैसे डटकर सामना किया और समाज को ये साबित करके दिखाया कि नहीं, हम हौसले से जी सकते यस हैं। ऐसे मोमेंट आए थे। ये डिसीजन लेना इट वॉज नेवर इजी, बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये टफ डिसीजन था, पर लेकिन एक तो पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया बस। एंड इससे ज्यादा मैं अपने पर्सनल डिटेल्स में ना जाके मैं यही कहूंगी कि वो हर केस में एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जो एक लेडी को वहां पे पता होता है। तो उस लेडी को बहुत ही थॉट प्रोसेस के साथ बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये डिसीजन के बाद आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस बढ़ेंगे ही। तो उन चैलेंजेस को डील करने के लिए आपको पर्सनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको पर्सनली
कि कुछ भी हो अब आगे पीछे नहीं देखना है, आगे ही देखना है। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ आपको ये डिसीजन खुद लेना होगा। मैं एक आपके लिए एग्जाम्पल बन सकती हूँ, पर मैं और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो डिसीजन आपका पर्सनल होगा। किसी भी लड़की का वो एक डिसीजन पर्सनल होता है, क्योंकि उसके बात का जो चैलेंज है वो उसे खुद फेस करना होगा। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। उनका सपोर्ट बहुत क्रूशल होता है इस चीज। एंड मैं इनफैक्ट कहूँ, मेरे मम्मी पापा ने लास्ट स्टेज तक यही कहा था। आ, हर मोमेंट में मुझे भी समझाया, मेरे जो फैमिली थी उनको भी समझाया, हर स्टेज पे हाथ जोड़ के, हर तरीके से विनती करके। पर लेकिन एक स्टेज आती है जब पेरेंट्स को भी रियलाइज होता है कि एक बच्चे की जान से ज्यादा, उनकी बेटी की जान से ज्यादा शादी नहीं है। मेरा बहुत कॉमन, हम बहुत सिंपल फैमिली से हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ। एंड हमारे लिए, हम जब अपब्रिंगिंग हुई थी मेरी, तो हमारे को भी यही था कि शादी करनी है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। मतलब हम पर लेकिन, और मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, हम बहुत सिंपल फैमिली है। एंड तो मेरी भी शादी ऐसे ही हुई थी कि अब शादी है, एंड हम उसको अपना अच्छे से, मतलब वी आर 100% इन अ रिलेशनशिप। तो मेरे लास्ट मोमेंट तक मेरे मम्मी पापा ने, दोनों ने ही मुझे बहुत समझाया। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया था इस उम्मीद में, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ। एंड और क्योंकि मैं भी खुद चाहती थी कि एक रिलेशनशिप बना रहे। पर लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जब अपनी जान से और अपनी डिग्निटी से ऊपर उस रिलेशनशिप को नहीं रख सकते। एक एक ऐसा ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी, और ऐसे मदर होने के नाते भी, मैं आप सोचिए, मदर जो भी है, कोई भी है, अपने बच्चे को क्या फ्यूचर एग्जाम्पल सेट करना चाहे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो किसी भी लड़की को अपने लिए उठ के सोचना पड़ेगा कि कब तक वो अपने बच्चे, आप ये सोचिए, कोई भी मदर अगर मेरी सिचुएशन में होती, क्या वो देखती कि वो उसकी बच्चा, स्पेशली लड़की, वो ये देखे कि उसकी मम्मी रोज एक क्रुएलिटी का, टॉर्चर का शिकार हो रही है? तो आई थिंक वो सबसे गलत अपब्रिंगिंग होगी एक बच्चे के लिए भी। एंड एक बच्चे फ्यूचर होते हैं हमारे नेशन का, एंड स्पेशली गर्ल्स। तो आपको केवल पर्सनल लेवल पे मत सोचिए कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। आप ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये तरीके से सोचिए, बहुत गहराई से सोचिए इस चीज को। फीमेल होने के नाते काफी हार्ट टचिंग शिवांगी, लगी थी कि आपने मतलब वो मुश्किलों से तीसरे निकलना, और अटेम्प्ट में बताते ही बताते अब काफी ये सफलता इमोशनल होने हासिल लगी की थी। है। क्या लेकिन शिवांगी, पहला और दूसरा आसान तो तब भी नहीं रहा अटेम्प्ट होगा ना जब नाकामी मिली होगी, आपकी जब तीसरी दफा रिलेशनशिप तीसरे चल अटेम्प्ट रहे में थे आपको उस ये दौरान कामयाबी दिया मिली। था, या तो उसके पहली और बाद दूसरा हुआ? जो अटेम्प्ट था, क्या वो आफ्टर मैरिज था? आई थिंक जब भी एक असफलता मिलती है, वो किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग होती है, बहुत बहुत सेटबैक फील होती है। एंड मेरे स्पेशली केस में, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम से एक मिशन की तरह लड़ रही थी यहाँ पे, क्योंकि मेरा अब केवल पर्सनल वो नहीं रह गया था, क्योंकि मेरे को एक मिशन भी था कि मुझे अपनी डॉटर के लिए भी, एंड एक थोड़ा सोसाइटी के लिए भी, जो स्पेशली ऐसी गर्ल्स हैं उनके लिए भी मुझे विन करना है। तो ईच स्टेज पे जहाँ पे भी मुझे कभी मैं सक्सेस नहीं हो पाती थी, जैसे कि मेरा आने के बाद मेरा फर्स्ट 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाए थे, तो अब तो मैं बहुत उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। पर मैंने सोचा मैं क्यों क्लियर नहीं कर पा रही। मैंने उसको बहुत एनालाइज किया कि मैं अपनी गलतियों पे काम करूं। रोना इज अ सिंपल ऑप्शन, एक रोना एंड परेशान होकर छोड़ देना एक आसान ऑप्शन होता है। पर लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिवली लें कि गलतियां क्यों हुई, मैंने अपनी मार्कशीट देखी तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 2 प्रीलिम्स 0.03 नंबर से कहीं कहीं पे रुक रहे थे, वेरी क्लोज। तो मैं इससे मोटिवेशन लेने की कोशिश करती थी, नहीं मिलती थी, मैं खींच के निकालती थी, यार 0.03% है शिवांगी, गो अहेड, यू कैन डू इट। सो मैं इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करती थी। एंड यस, यहाँ पे मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं चाहे खुद एक बार परेशान हो जाऊं, उन्होंने कहा नहीं यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, गो अहेड, वी आर विथ यू। सो इसलिए यहाँ पे मैं कहती हूँ पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एक लड़की को तो स्ट्रांग होना ही है, पर उसके साथ अगर आपकी पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक मैसेज भी है कि अगर पेरेंट्स अपनी लड़कियों के साथ अगर वो ऐसा उनको स्ट्रेंथ देते हैं, तो आप बिलीव कीजिए लड़की 100% अपना करेगी, एंड वो डेफिनेटली अचीव भी करेगी अपनी लाइफ में।
आपकी बेटी रायना की वजह से क्या आपको कभी कोई परेशानी होती थी, पढ़ने में कोई दिक्कत होती थी? आप अपने को कैसे, एक बेटी को भी पालना होता था और खुद को भी पढ़ना यस, होता वो था? अभी छोटी बच्ची है। एंड क्योंकि मैं उसके एनवायरनमेंट में ही पढ़ती थी, मैं किसी अलग जगह जाके नहीं पढ़ती थी। तो बीच में आती थी क्योंकि कभी चोट लग गई, कभी बीमार हो गए, या कभी बस मम्मी चाहिए, नो रीजन मम्मा चाहिए, तो ऐसा होता था। पर लेकिन आप इस समय पे अपने बच्चों से बातें कीजिए। वो बहुत छोटी थी, पर मेरे को मुझे पता था कि अगर हम अपने बच्चे से उससे प्यार से बात करें, उसे समझाएं कि बस बेटा ये मम्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम वेरी श्योर आपके बच्चे भी, उनके अंदर वो चीज होती है, वो समझ जाते हैं। ये फीलिंग आना नेचुरल है। ये बहुत स्वाभाविक है कि आपको एक मदर को आएगी। पर लेकिन मैंने ये सोचा क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं इसलिए उससे दूर हूँ। क्योंकि मैं उसके लिए सही एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसके भविष्य को सिक्योर कर रही हूँ। एक उसको मैं बताना चाहती हूँ कि एक लेडी कुछ भी कर सकती है अगर इफ शी इज डिटरमिन्ड। क्योंकि मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उससे दूर हूँ। एंड क्योंकि मेरे में ये फीलिंग थी ना मैम, तो वो समझ भी गए, बच्चे भी समझ गए। अगर मैं कहीं अपने अंदर गिल्ट रखती ना, तो शायद बच्चे भी नहीं समझती, मेरी गुड़िया भी नहीं समझती, रायना। पर लेकिन मैंने अपने अंदर बहुत पॉजिटिव रखा कि नहीं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। प्यार केवल यही नहीं होता कि हम अपने बच्चे के साथ हमेशा रहें। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आप अपने बच्चे को पूरा टाइम मत दीजिए, पर अगर आप 5 मिनट भी दे रहे हैं, उसे क्वालिटी टाइम दीजिए। दिस आर कॉन्सेप्ट इन पेरेंटिंग कि अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो मैं इसी में बहुत बिलीव करती थी कि अगर मैं अपने बच्चे को कभी 10 मिनट्स भी दे रही हूँ, और कभी कभी एक दिन पूरा भी देती थी, तो मैं उसके साथ 100% डेडिकेटेड होके उसकी मम्मा बन के उसके साथ खेलती भी थी, उसे स्टोरी सुनाती थी, उसकी प्रॉब्लम सुनती थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी सुनती थी। एंड यस, तो आप क्वांटिटी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। एंड आप ये देखिए, इसका नेट रिजल्ट ये है कि रायना अब बहुत समझदार, एक बहुत मेच्योर बच्ची बन के आई है। एंड मैं अपने से ज्यादा खुशी मेरे को उसके ऊपर लगती है। आई एम प्राउड मदर ऑल्सो, क्योंकि अब वो कहती है कि क्योंकि ना वो बहुत इंडिपेंडेंट बन गई है, तो मेरे को अपने से ज्यादा उसके लिए लगता है कि आई हैव अचीव्ड एज अ मदर ऑल्सो। तो ये फीलिंग को आप बिल्कुल पीछे रख दीजिए। बच्चे आपका सपोर्ट देंगे, बिल्कुल देंगे, आप उन्हें समझाइए। कई ऐसी शादीशुदा महिलाएं होती हैं जो पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, ऐसे में उनको आप क्या टिप्स देंगी? आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपकी उसमें एनवायरनमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपकी क्या, आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो एक कोई ना इसका इस रेसिपी नहीं है कि आप ये कर लीजिए तो आप टाइम निकाल सकते हैं। आप वर्षा जी, मेरा यही सजेशन होगा, आप अपनी सिचुएशन को खुद समझिए कि मैं कहाँ से टाइम निकाल सकती हूँ। ये आपकी लड़ाई है। मैंने अपनी लड़ाई जीती है इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए एग्जाम्पल बन सकूं। अब आपको अपनी लड़ाई जीतनी है, तो आप खुद सोचिए कि मैं वर्षा अपने ही सिचुएशन में रह के बेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकती हूँ अपने टाइम का। थोड़ा जल्दी उठना है क्या मुझे, आप ये खुद सोचिए। क्या मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया कम करना है, ये खुद सोचिए। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अब मेरे को पढ़ाई करनी थी, मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। एंड सब समझते भी है, दे हैव सपोर्टेड मी। एक टाइम पे लगता है अरे बार बार अपना मोबाइल चेक कर लूं, पर लेकिन हम में डिटर्मिनेशन है, तो हम इस इचिंग से कि मोबाइल चेक करना है, फेसबुक चेक करना है, हर सोशल पोस्ट को आंसर करना है, इससे हम बच जाते हैं। क्योंकि आपकी प्रायोरिटी क्या है, सोशल मीडिया है, आपके फ्रेंड्स हैं, या आपका ड्रीम है। तो वर्षा जी, आप खुद सोचिए कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाएंगे। आपका डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, मेरे अंदर था, मेरे को ढूंढना पड़ा। ऐसा आपके अंदर है, आप प्लीज ढूंढिए। एंड मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं आपका इंटरव्यू देखूं। शिवांगी की बातों से वर्षा भी काफ़ी संतुष्ट हो गई है, क्योंकि वर्षा को शिवांगी ने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है। ऐसे में अब हम शिवांगी से जानना चाहेंगे कि उनके सब्जेक्ट क्या क्या थे, क्या तीनों अटेम्प्ट में एक ही सब्जेक्ट थे? तो अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम यूपीएससी के बारे में बात करूं, इसकी 3 स्टेजेस हैं। क्योंकि तीनों ही स्टेजेस क्लियर करनी है आपको, तो मेरा ये था, मैं तीनों ही स्टेजेस को बहुत ही सीरियसनेस के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अटेंशन देती थी। हाँ, हमें मेंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है, पर लेकिन प्रीलिम्स भी आज काफी डिफिकल्ट हो गया है, और मैं 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी।
तो मैंने तीनों स्टेज पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, हर स्टेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये मतलब सबसे ज्यादा हेल्प मेरी इस बार उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से, कि हम बहुत ज्यादा ना पढ़ें पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ें, हम वो पढ़ें जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। आप अपने एग्जाम को समझिए, वो आप कहाँ से समझ सकते हैं। मेरे लिए बेस्ट सोर्स था, और बहुत सारे और भी टॉपर्स कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठाइए, एक बार नहीं, उन्हें कम से कम 10, 15, 20 बार पढ़िए, क्योंकि आप जब बार बार उन्हें चीजों को पढ़ते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आता है। मे बी वो सेम क्वेश्चन सेम तरीके से ना रिपीट हो, पर लेकिन आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि यूपीएससी जो एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बेसिकली फोकस एरिया क्या है, रिपीटेटिव क्वेश्चन एरिया थीम्स क्या है बेसिकली। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, वो मैंने प्रीलिम्स के स्टेज में भी किया था, मैंने मेंस के स्टेज में भी किया था हर सब्जेक्ट के लिए, एंड मैंने इनफैक्ट इंटरव्यू में भी, मैं अपने फ्रेंड कोई भी मुझे इंटरनेट पे ट्रांसक्रिप्ट मिलती थी तो मैं ट्राई टू रीड करती थी कि किस लाइन से वो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो फॉलो अप क्वेश्चन कहाँ से क्यों हो रहा है। तो मैं, ये इजी नहीं था, स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, पर लेकिन आप टाइम दीजिए इसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए, तब आप खुद देखेंगे आपकी पढ़ाई पे आप उन एरिया पे ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं जो रिक्वायर्ड है, जो आपको मार्क्स ले ज्यादा फेच करने में हेल्प करें। इसके अलावा मेन स्टेज पे अब इसके अलावा प्रीलिम स्टेज पे एमसीक्यूज लगाना, मैं मॉक पेपर्स अपने घर पे रखती थी एंड उन्हें खुद सॉल्व करके आंसर्स चेक करती थी। इसके साथ साथ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेज पे, प्रीलिम्स, मेंस एंड मैंने तो इंटरव्यू के लिए भी नोट्स बनाए थे, मैं उनका भी बहुत बार रिवाइज करती थी। तो आप रिविजन पे बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सारे सोर्सेस मत पढ़िए, कम सोर्सेस पढ़िए, क्वालिटी के सोर्सेस पढ़िए, पर उन्हें रिवाइज कीजिए। एंड लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा मेरी हेल्प करी मेंस के टाइम पे, मैंने नोट्स बनाए थे। मैंने बहुत स्टार्टिंग में मुझे नोट्स बनाना नहीं आता था, मेरे नोट्स की, अगर मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ तो मेरे नोट्स भी इतने ही बनते थे, सेम मतलब दिस थिक बुक यूज्ड टू बी दिस थिक नोट्स, इतनी मोटी बुक है तो इतने ही नोट्स होते थे। देन मेरे को समझ में, एंड लास्ट में क्या होता था, मैं नोट्स को रिवाइज ही नहीं कर पाती थी क्योंकि वो इतने बल्कि हो जाते थे। मैंने अपने आप को समझाया कि मैं इतने नोट्स नहीं रिवाइज कर सकती, मेरे को लास्ट के जब मेरे पास वो बस 2 घंटे होंगे, मैं क्या रिवाइज करके जाऊंगी अंदर, मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे, इतने क्रिस्प। और उसके लिए भी मैंने मल्टी स्टेज नोट्स बनाए थे। पहले 1 महीने पहले, मेंस के 1 महीने पहले तक अलग नोट्स बनाए थे, जब बिल्कुल और 1 हफ्ता और टाइम कम हो गया था, मैंने और उनमें छोटा कर दिया था, बिल्कुल कि जो मुझको फैक्ट्स फिगर्स जो बिल्कुल मेरे को टिप्स पे होने चाहिए, मैंने वो नोट्स बनाए थे क्रिस्प एकदम। एंड आई थिंक दोस थिंग्स हैव हेल्प्ड मी। बिल्कुल छोटे नोट्स बनाइए आप, उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट किसी भी कहीं पे भी हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकता है डेफिनेटली। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल सके तो करिए, कभी कभी हम उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि सब इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट अलग होता है, उसकी परेशानियां अलग होती हैं, उसकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। पर लेकिन मैं यहाँ पे उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक मेडिटेशन, एक योगा, मैं योगा करती हूँ पर्सनली, मैं योगा मेरे को बहुत हेल्प किया है योगा ने। एक तो ये आपको बॉडीली फिट तो रखता ही है, एक आपको मेंटली बहुत यूजफुल रखता है, आपकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग रखता है। तो मैं एटलीस्ट अपने अगर मैं ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट आधा घंटा योगा करने की कोशिश जरूर करती थी, और साथ में मैं एक मेडिटेशन भी करती थी। ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, पर लेकिन इससे मुझे बहुत पीसफुल लगता था, तो मैं यहाँ से शांत होती थी। तो अगर एनवायरनमेंट भी कहीं से टॉक्सिक है तो आप अपने अंदर का पॉजिटिव रखिए, आप अपने गोल पे फोकस्ड रहिए, एंड आप उससे सोचिए कि मेरी लाइफ अभी एक मिशन है। शिवांगी, सिलेक्शन में लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल होता है? ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हिंदी से बेहतर इंग्लिश में सिलेक्शन होता है। आई गेस लैंग्वेज का यूपीएससी बहुत ही फेयर प्रोसेस रखता है। ये एक धारणा है, परसेप्शन है कि हिंदी को लेकर डिफिकल्टी होती है, पर आप प्लीज इसे निकाल दीजिए, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, आप अपने प्रीवियस ईयर्स सब पेपर्स हिंदी में भी आते हैं, आप हिंदी से ही तैयारी कीजिए, पूरे मन से कीजिए। एंड बहुत सारे टॉपर्स हैं जो हिंदी से भी निकल रहे हैं,
एंड अब तो इनफैक्ट सबसे जो स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल भी होता है वो हिंदी में भी अवेलेबल हो रहा है। तो आप जिस चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 100% परफेक्ट एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिलेगा, 100% परफेक्ट चीजें नहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। तो आप वो एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी टॉपर भी होगा आई गेस, उनके साथ भी कुछ ना कि काश मेरे पास ये ठीक होता। जैसे इस बार मैंने जब मैं तो मेरे पास भी एक परसेप्शन थी कि मेरा ये शायद 5th अटेम्प्ट है तो इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, पर बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, बहुत ही एक मेच्योर, बहुत ही कॉर्डियल एंड बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन रही। मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके। तो आप ये वाली परसेप्शंस जो हमारे अराउंड हैं उन्हें उन पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सेकेंडली, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम अपना बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, तो मैं एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स किया था मेरा, मैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज दिस, पर लेकिन मैंने अपना ऑप्शन लिया था सोशियोलॉजी। तो शायद वो इनिशियली मेरे को इससे प्रॉब्लम भी आई थी, पर लेकिन मैं उस पे फिर अब एक बार ले लिया तो ले लिया। तो उसके बाद आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय ऑप्शनल आल्सो। ऑप्शनल को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको समझा, एंड तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई। मेहनत करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर लेकिन उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि आप अपना बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवांगी, आपसे अंतिम सवाल। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता होगी? क्या आपने जिस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस झेला है, क्या उसके खिलाफ ऐसा कुछ करेंगी आप? ये मतलब अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो पहले तो मैं बहुत भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। पर मेरी जो वर्क एरिया होगा वो डिपेंड करेगा कि मुझे सर्विस कौन सी मिलती है, क्योंकि सारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, पर लेकिन थोड़ा सा उनका एरिया ऑफ वर्क थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे आईएएस का अलग होता है, आईपीएस का अलग होता है। तो पहले सर्विस क्या मिलती है, एंड तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कि उसके अकॉर्डिंगली ही मेरा काम होगा। तो मेरा कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। मैं अपना मेरी सक्सेस ही मेरा आई थिंक इंस्पिरेशन है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है।